हेलो साथियों, स्वागत है आपकी अपनी क्लासेज समानांतर क्लासेज। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक टेट की परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, कहीं भी सेंटर की जॉब हो, कहीं भी आप टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं तो इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इंटेलिजेंसी और बुद्धि से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांतकार हैं और जो जो उन्होंने अपनी मापनी दी है, जो मेजरमेंट दिए हैं, जो टेस्ट दिए हैं, टेस्टिंग के लिए जो उन्होंने अलग अलग पद्धति दी हैं, उन सभी को इसमें शामिल करेंगे। आप जब पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि बुद्धि से जुड़े हुए तथ्य ये तो कभी हमने सुने भी नहीं थे, और ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं। क्या ऐसा कंटेंट अगर हम पढ़ते तो ऐसे सवालों का जवाब देते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम पहले PYQ आपको दिखाएंगे और फिर अपने कंटेंट की तरफ जाएंगे, ताकि आपको लगे कि कंटेंट जो दिया जा रहा है वो परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल सार्थक है। देखिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी, यानी कि एक हार्वर्ड गार्डनर है जो साइंटिस्ट है, बुद्धि लब्धि को लेकर उन्होंने काम किया है। उनके अनुसार कहना है कि उच्च बुद्धि लब्धि उनके हिसाब से क्या है, क्या प्रकृतिवादी या स्थानिक उच्च बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धिमत्ता मानी जाएगी, या हायर इंटेलिजेंसी मानी जाएगी, या ट्रांजिस्टिव स्थानिक होगी उसको माना जाएगा, या लॉजिकली गणितीय गति संवेदी उसको माना जाएगा, या स्थानीय गति संवेदकों का उसको माना जाएगा। यानी कि हमने गार्डनर ने वर्गीकरण किया है बुद्धि का, जो त्रिस्तरीय जो उन्होंने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है, तो उसको हम बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, खाली ऊपर ऊपर से नहीं जाना होगा, बड़ी गहराई से पूछना होगा। अब ये CTET में सवाल पूछा गया था ऐसा ही अभी। फिर इसको अंग्रेजी में देखना चाहिए तो अंग्रेजी में ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर वाइल्ड साइंटिस्ट वुड एग्जिबिटेड हाई स्कल्पचर वुड हैव हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। अब देखो, इतना बड़ा सवाल भी पूछा जाता है, ये भी CTET का सवाल है। बच्चा किसी कार्य करने में जितना कम सक्षम होगा, शिक्षक को उसे उतने ही अधिक निर्देश देने चाहिए। यानी कि एक कथन है कि जितना कम सक्षम हो, उसकी क्षमता कम हो, तो उसको अधिक निर्देश दे, तथा जैसे जैसे बच्चा अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाएगा, शिक्षक को उसकी मदद कम से कम करनी चाहिए। अच्छा, तो इसका कारण ये बताया कि रीज़न ये है कि बुद्धि को IQ की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। क्या ये इसी कारण है ये चीज़ें हैं? तो बताइए, ए और दोनों गलत हैं, या एसोसिएशन और रीजन दोनों गलत हैं? ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कारण तो जान लिया था, अभी कथन ये है और इसके ये है। तो आपको क्या लगता है कि IQ को नहीं मापा जा सकता, सटीक नहीं मापा जा सकता? IQ मापने की तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब एक कारण गलत दिया है। ठीक है, तो कारण गलत है बिल्कुल। और इसमें ये देखो, बताइए अगर वो सक्षम हो जाएगा तो शिक्षक को उसकी मदद करने में कम करनी चाहिए। बताइए, पहले निर्देश ज़्यादा देने पड़ेंगे तथा जैसे जैसे प्रतिकारी करने से हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें उसको सपोर्ट के रूप में थोड़ी हटा दी जाए ताकि वो और खुल जाए, ये ठीक हो सकता है। एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है कि मैं ऐसे एक्सपीरियंस यानी ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकूं जिनमें विद्यार्थियों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तु का वर्गीकरण करने और उनकी वर्गीकरण योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह विद्यार्थियों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, यानी कि वो पर्यावरण में जो चीज़ उनको क्लासिफिकेशन कर सके, देख सके ये चीज़ें। हाँ, तो क्या वो भाषाई बुद्धिमत्ता उनको जांच रही है, या पारस्परिक बुद्धिमत्ता, प्रकृतिवादी बुद्धि? आपको सर जी पता है कि अगर वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को कर रही है, उनका वर्गीकरण अगर पर्यावरण से जुड़ा है तो समझ लीजिए वो प्रकृतिवादी बुद्धि की बात करें। अब स्टर्नबर्ग का जो त्रि सिस्टम थ्योरी है, उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने स्टर्नबर्ग हम पढ़ेंगे अपने इसमें आज के कंटेंट में। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा उप घटक यानी कि सब कंपोनेंट घटकी बुद्धि में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा कंपोनेंट उनके शामिल नहीं है त्रिबुद्धि सिद्धांत में? मेटा कंपोनेंट, या प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, या निष्पादन घटक, या ज्ञान संग्रह घटक। तो इसको मेटा कंपोनेंट बोल सकते हैं,
एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट या नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। अभी एस्टेट में सवाल पूछा गया, अब तुम इतनी गहराई से पढ़ोगे ही नहीं कंपोनेंट के उनके घटकों को, खाली स्टर्नबर्ग ने बीने ने ये बोला, उसने ये बोला, बुद्धि का सिद्धांत पहले उसने दिया, पढ़ा और निकल गए, तो ऐसे थोड़ी निकलेगा। अब एग्जामिनर चाहता है कि आप मूल टेक्स्ट पढ़े और बड़ा गहराई से जाए। तो ये एस्टेट का सवाल है, अभी का 2024-25 के सवाल हैं। अभी देखिए, which of the following is pair is not correct regarding element intelligence, their dimensions and dimensional intelligence theory। ठीक है, तो डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी गिलफील्ड ने, उनके अनुसार ये कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है, क्या यूनिट प्रोडक्ट। तो ये ऐसे सवाल पूछे थे, एक तरफ तो यूनिट प्रोडक्ट दिया गया था, यूनिट दी गई थी, यानी कि एक तरफ तो एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स क्या है उन उसमें, जैसे यूनिट हुआ, कोग्निशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, रिलेशन, और उसके सामने बॉक्स में दिया गया था क्या यूनिट को हम प्रोडक्ट से जोड़ेंगे या ऑपरेशन से जोड़ेंगे या रिलेशन को हम कंटेंट से जोड़ेंगे। तो एक तरफ क्या दिया गया था, एक तरफ एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस दिए कि बुद्धि की क्या तत्व, और एक तरफ डायमेंशंस। ठीक है, इसको मैच करना था कौन सा सही है। ठीक है, ये ऐसा था, जैसे बुद्धि के तत्व आयाम, एक तरफ बुद्धि के तत्व, एक तरफ आयाम, जैसे इकाई, संज्ञान, मूल्यांकन। ठीक है, अब ऐसे सवाल बड़ी गहराई से। एक सवाल ये देखिए, विच ऑफ द 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फेसिस ऑफ द ट्राइचिक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग ने जो ट्राइचिक थ्योरी दी है उसमें कौन से इंटेलिजेंस एम्फेसिस करता है, कंपोनेंटल पे ज़्यादा फोकस है, या एक्सपेरिमेंटल पे है, या ऑपरेशनल पे, या कॉन्टेक्चुअल पे। तो ये चीज़ें देखो, अब इसको ABCD इनमें से आपने देखना है कौन सी चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है। एक सवाल ये पूछा गया है स्टेट में ही, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए नहीं बनाया गया है। को ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर पास ब्लॉक टेस्ट, यानी या सगुन वोल टेस्ट, यानी कि अब बहुत से टेस्ट होंगे, उन टेस्टों को हमें जानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस किससे देखी जाएगी, पर्सनैलिटी किससे देखी जाएगी, इंटेलिजेंस किससे देखी जाएगी, ये सब चीज़ें। अब स्टैनफोर्ड बीने का टेस्ट है, स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट है, उसमें ये स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट ये इसी का पार्ट है, कोई बात नहीं, ये तो इसी का पार्ट है। अब 30 नंबर का एक सवाल पूछा गया था, ये भी स्टेट में है, अगर किसी की IQ 90 से 110 की रेंज में है तो क्या IQ रिप्रेजेंटेड विद इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, क्या वो एवरेज माना जाएगा या बिलो एवरेज कहा जाएगा या अबव एवरेज। यानी कि हमने एक ऐसी सारणी देखनी है जो बीने ने दी है, तो किस किस में उन्होंने किस में मंद बुद्धि कहा है, किस में उसने उसको इंटेलिजेंस कहा है, वेरी इंटेलिजेंस कहा है, माइंड पर्सन कहा है। तो ये 0 से 35 से ऐसे हमें 100 से ऊपर तक जाना पड़ेगा। कहते हैं कि तुम्हारा न्यूटन का IQ इतना है, तो ये चीज़ें IQ से ही पता चलेगा कि एवरेज है, बिलो एवरेज है, अब एवरेज है, ऐसे सवाल भी आते हैं। फिर आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज ए नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, यानी कि आप इंटेलिजेंस के बहुत से टाइप होंगे, वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, तो उस टाइप्स पे भी सवाल आते हैं कि अल्फ़ा आर्मी अल्फ़ा टेस्ट क्या है, रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये सब सवालों के जवाब आपको हम अपने कंटेंट में ज़रूर देंगे, और देखना एक भी सवाल इससे बाहर। फिर पूछा जाए हु कॉइन ऑफ द टर्म ऑफ मेंटल एज की जो एज दी है, जो मानसिक आयु की जो टर्मिनोलॉजी दी हो, किसने, बीने ने दी है या स्टर्न ने दी है, टर्मन ने दी है या वेस्लर ने दी है, ये किसने, वेस्लर ने दी है, बताइए किसने दी है, ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप वेस्लर साहब ने दी है, आपको पता ही है। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होता है। बुद्धि के अंतर्गत भाई बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, बुद्धि कहते हैं किसे है, इसका मतलब यही है बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि के अंतर्गत नए उद्दीपनों को समझने, यानी कि स्टिमुलस को समझेंगे, भाषा को सीखने की और दूसरों के साथ संबंध रखने और वातावरण के प्रति जागरूक होने, तर्क करने की, योजना बनाने की और समस्या की रचनात्मकता के साथ समाधान करने की क्षमता होती है। यानी कि बुद्धि चीज़ क्या है, बुद्धि यही चीज़ है कि हम भाषा को सीखने में हमारी सहायता करती है, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में हमारी सहायता करती है, वातावरण के साथ समायोजन करने में, लॉजिक लगाने में, प्लानिंग करने में, समस्या का हल करने में, कुछ रचनात्मक काम करने में और समस्या का समाधान ढूंढने में जो चीज़ हमारी मदद करती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि की परिभाषा ये है।
वेस्लर ने वेस्लर मोहम्मद 1944 के अनुसार इनका वेस्लर का क्या कहना है, इनका कहना है कि बुद्धि व्यक्ति के एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य छुपा होता है और विवेकशील चिंतन करता है, बुद्धि में ही वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है, भारतीय परिदृश्य में बुद्धि को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की अनुकूल अंतःशक्ति के रूप में देखा जाता है। यह केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र को प्रस्तुत है, यानी कि भारतीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो केवल संज्ञानात्मक चीज़ें नहीं हैं, केवल बुद्धि से जुड़ी कोई चीज़ें केवल ज्ञान अक्षर ज्ञान से नहीं है, और भी चीज़ें हैं। ये अनुकूल अंतःशक्ति यानी कि अंदर अपने अंदर एक शक्ति जागना, एक स्पिरिचुअल पावर होना, ये भी उनमें भारतीयों में ये चीज़ें में कहा गया है। ठीक है, जैसे एक भारतीय की कथन ले लेते हैं, श्रीवास्तव और मिश्रा के अनुसार बुद्धि में व्यक्ति की भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता व्यक्ति को उसके जीवन के मसलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जिनका IQ परीक्षण में 70 से कम अंक प्राप्त होते हैं उन्हें मानसिक रूप से निर्बल, यानी कि इनका कहना है कि श्रीवास्तव मिश्रा जी का, जिनका 70 से कम IQ होता है ना, वो निर्बल और असक्षम माने जाएंगे। ठीक है, मानसिक निर्बलता के स्तर में भी भिन्नता पाई जाती है। यह व्यक्ति के रोज के कार्यों का या साधारण कार्यों को करने की क्षमता को सीमित कर देता है। वे ऐसे लोग शैक्षणिक क्षेत्र और जीवन की कुशलता में कमज़ोर होते हैं जिनके अंदर सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशल को संवारने की कोशिश की जाती है। बुद्धि में लिंग विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि आप इनका मानना ये है कि अगर जेंडर अलग अलग है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंटेलिजेंस लड़की में ज़्यादा हो जाए, लड़के में ज़्यादा हो जाए। ये भी औरतें और लड़कियां मौखिक कार्य में बेहतर पाई गई है, जबकि आदमी व लड़के प्रदर्शन कार्य में बेहतर पाए गए। यानी कि मानना है कि औरतें या लड़कियां कहते हैं कि बोलने के मामले में ज़्यादा बेहतर है, और जबकि लड़का बोलने से ज़्यादा आदमी जो करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनका मानना ये है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बुद्धि के लेवल पे अंतर्बौद्धिक रूप से उत्तेजक घरेलू वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, अब हाँ, ये एक वाद होता है कि क्या इंटेलिजेंसी को, अब ये एक सवाल बनता है और बार बार, क्या इंटेलिजेंसी को हेरिडिटी या इन्वायरमेंट प्रभावित करता है? क्या हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, यानी कि माता पिता से जो गुण आते हैं, अगर किसी के माता पिता होशियार हैं या किसी को वातावरण ही पढ़ाई का मिला है, तो क्या उसका प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है? तो इसमें क्या है, आनुवंशिकता एक आनुवंशिक कारकों से संबंध रखता है जो कि हमारे माता पिता से विरासत के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे जिसमें लंबाई माता पिता से मिल सकती है, त्वचा का कलर माता पिता से। पालन पोषण या वातावरण के सभी कारकों से संबंध रखता है, हमें प्रभावित करता है, जैसे कि पालन पोषण का तरीका क्या रहा है, हमारी फैमिली क्या रही है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है, ये सब चीज़ें इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। जीन और आनुवंशिक कारक शारीरिक रूप से व्यक्तित्व की विशेषताएं और पालन पोषण, पर्यावरणीय चर, बचपन के अनुभव, हमारी परिवेश कैसी हुई, संस्कृति के आसपास के सामाजिक रिश्ते और बुद्धि कैसे रही, व्यक्ति की विभिन्नता की विवेचना करने में जीन्स की भूमिका के पक्ष में प्रचुर मात्रा में प्रमाण उपलब्ध, जो ऐसे समरूप जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने के लिए निष्कर्ष निकाला गया। यानी कि एक निष्कर्ष निकाला गया कि ये चीज़ें अलग अलग जुड़वा बच्चे हैं और उनको अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण में छोड़ा गया, जिनका अलग अलग जगहों में रखकर पालन पोषण किया गया। और इस अध्ययनों के पीछे का तर्क यह है कि यदि समरूप जुड़वा बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखने के बावजूद उसका बुद्धि का स्तर लगभग एक जैसा होगा तो यह जीन्स को उत्तरदायी ठहराता है। यदि समरूप जुड़वा जिन्हें अलग अलग पाला गया और वे आपस में बुद्धि बुद्धिक स्तर में ज़्यादा समानता दिखलाएंगे बजाय असमरूप तो जुड़वा बच्चे ने, तो यानी कि ये कहा गया है कि अगर हम अलग अलग जगह इन्वायरमेंट में रख दें और फिर भी अगर बुद्धि उनकी बराबर रही, तो इसका मतलब यही हुआ कि इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, माता पिता से जो गुण आए हैं वही जीन ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये उनका कहना है कि जन्मजात व्यक्ति की भिन्नता का सबूत मिलता है। भी जन्मजात जो व्यक्ति की भिन्नता का सबूत मिलता है, ये ज़रूरी है कि माँ बाप अगर थोड़े इंटेलिजेंट है तो उनमें चीज़ें वो आती हैं। ठीक है, और कुछ वातावरण भी प्रभावित होता है, यानी कि ये विवाद ख़त्म नहीं हो जाता है कि दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत, अब पहला जो सिद्धांत देने वाला है वो स्पीयरमैन का, ठीक है, बुद्धि सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत आ गया है आपके सामने। ऐसे बहुत से सिद्धांत आएंगे जिनसे सवाल पूछा गया, तो स्पीयरमैन से सवाल पूछा जाएगा। इनका पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन है, जिन्होंने 1904 में बुद्धि के सिद्धांत को 2 कारक सिद्धांत के नाम से जाना है। देखो, अब त्रिकारक भी आएंगे और 2 डबल कारक, ठीक है। तो द्विकारक आए तो स्पीयरमैन, और त्रिकारक आए तो आपको पता है गार्डनर साहब जी आएंगे आगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे, स्पीयरमैन को ऐसे कर लो स्पाइडरमैन को आप कैसे कर लोगे। स्पाइडरमैन अपने जाल को जब उसको चिपकाता है तो दोनों हाथ आगे की तरफ करता है,
स्पाइडरमैन के 3 हाथ तो है नहीं, 2 हाथ है, तो स्पाइडरमैन दोनों हाथ जाले से या दीवार से पकड़ने के लिए आपको कैच करता है तो 2 हाथ चलाता है। तो स्पीयरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2 हाथ यानी कि द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन ने पाया कि 2 बच्चे एक विषय में अच्छे अंक लाते हैं, वे अक्सर दूसरे विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अपने इस अवलोकन से प्रेरित होकर उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि हमारे अंदर कुछ सामान्य कारक होते हैं जो हमारे सभी व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा एक विषय में अंक लाते हैं तो वो अक्सर दूसरे विषय में भी अच्छा लाते हैं, उनका ये मानना है। ठीक है, तो कारक विश्लेषण जो कि एक सांख्यिकी विधि है का प्रयोग करके उन्होंने बताया कि सभी संज्ञानात्मक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं 2 कारकों पर निर्भर करती है। यानी उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर फैक्टर, कारक यानी कि फैक्टर, एक तो जी मीन्स जी कारक मतलब जनरल फैक्टर होते हैं, एक हो एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोनों मिलकर उन्हें स्फीयरमैन थ्योरी, इनकी जो थ्योरी है स्फीयरमैन थ्योरी, ये वही हुआ, ये देखा। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी फैक्टर यानी कि जी कारक, एस फैक्टर यानी कि एस कारक। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में देखना चाहे तो उसको स्टॉप करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि एस फैक्टर और जी फैक्टर नाम, एस फैक्टर और जी फैक्टर नाम किसने दिए हैं, तो स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का द्वितीय कारक किसको बोला जाता है, स्पाइडरमैन, 2 हाथों, दोनों हाथों में स्पाइडर के लिए जाल बुनता है, तो स्पाइडरमैन, स्पीयरमैन से याद कर लो। अब आता है थर्स्टन थ्योरी। अब थर्स्टन साहब जो कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये भी इन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। तो जो थर्स्टन साहब है, थर्स्टन जो है, उन्होंने क्या एम्फेसिस दैट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व 7 क्लस्टर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी इन्होंने किस पे बल दिया है कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व 7 क्लस्टर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को इन्होंने अप्रोच किया, और इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्पीयरमैन, ये स्पीयरमैन से बिल्कुल अलग है इनकी थ्योरी। ही सजेस्टेड दैट इन्होंने सुझाव दिया कि डिफरेंट दैट वर ऑब्जर्व्ड इन द परफॉर्मेंस इंटेलेक्चुअल टास्क कुड बी एट्रीब्यूटेड डिफरेंट इंडिपेंडेंट एबिलिटीज, दीज एबिलिटी इंक्लूड। अब इन्होंने है ना अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से बताया कि अलग अलग जो एबिलिटी है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो इंटेलेक्चुअलिटी को परफॉर्मेंस करती है। देखिए एक इन्होंने दिया W मीन्स यानी कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी टू वीक यूज, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी किसके अंदर है, यानी वर्ड फ्लुएंसी मतलब क्या होता है, फ्लुएंटली मतलब वो स्पीड, कितनी वर्ड को स्पीड से याद कौन करेगा, जिसके अंदर थिंकिंग होगी, एबिलिटी सोचने की शक्ति होगी, वो ऐसे रैपिडली शब्द बोल भी देगा, शब्दों को याद भी कर लेगा, इसको बोलेंगे वर्ड फ्लुएंसी। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जिनको एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है मौखिक कॉम्प्रिहेंस, इसमें क्या एबिलिटी है, इसको वर्ड को अंडरस्टैंड और उसको वाक्य को समझने में उसमें बहुत जल्दी होता है, तो इसको वी से डिनोट किया, इसको वी से डिनोट किया, इसको W से डिनोट किया। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आइडिया कलेक्टिव वोकैबुलरी टेस्ट, इसमें ये हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि स्पेचुअल विजुअलिटी, इस एस का मतलब उनका है स्पेचियल विजुअलेशन, इट इज़ एबिलिटी टू मैनिपुलेट पैटर्न्स फॉर्म ऑफ प्रीक्वेशल स्पीड। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ परसीव डिटेल्स क्विकली इन स्टिमुलस। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, वो टेंडेंसी जो भी चीज़ होगी स्थानिक चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेटली चीज़ करेगा। अब अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल फैसिलिटीज इसमें आ जाएगी, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसमें चीज़ें, एस मीन में स्पेशल स्थानिक विजुअलेशन चीज़ आ जाएंगी उसमें। अब अगर आप, ठीक है, न्यूमेरिकल फैसिलिटी में क्या हुआ, न्यूमेरिकल यानी कि एन से डिनोट किया, एन से मतलब न्यूमेरिकल आपको पता है गणितीय चीज़ होती है। इसमें क्या योग्यता आ जाती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी आ जाती है, एक्यूरेसी अच्छी आती है। आर मतलब रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, इसमें क्या होता है, इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत जल्दी सोचता है और जनरल रूल नियम जल्दी से समझ लेता है। एम का मतलब एसोसिएटिव मेमोरी, इसमें क्या होता है, मेमोरी टू मेमोराइज, रिकॉल, हर चीज़ को वो याद कर लेता है एक्यूरेटली।
जिससे ऑल द अबव क्लस्टर वर ओरिजिनली सेड टू फंक्शनल डिपेंडेंट ईच अदर इज़ वेरी एक्चुअली फाउंड ऑफ देयर वर इंटेलेक्चुअली एक्सपेरिमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ें स्पिरिचुअल विजुलेशन और वर्बल कम्प्रिहेंशन, ये चीज़ें इस तरह की चीज़ों को और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जी PMA चीज़ बांटने वाले कौन है, तो थर्स्टन साहब है। तो थर्स्टन को ऐसे याद करना। अब थर्स्टन को याद कैसे करवाऊँ मैं? थर्स्टन थ्योरी, थर्स्टन कैसे करो? इसने मेंटल एबिलिटी बताया है और उसने कहा है कि अलग अलग डिनोट मतलब 5-7 तरह की थर्स्टन। तो इसने क्या किया है, इस पर ट्रस्ट किया जाता है। थर्स्टन को कैसे इसको ट्रस्ट किया जा सकता है कि इसको बिल्कुल इन्हें खोल के एक एक चीज़ बता दी है। वर्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, स्पेचुअल विजुलेशन क्या होगा, बिल्कुल उनका पहला अक्षर इन्होंने देकर ट्रस्ट किया जा सकता है कि एक इनका नाम ही के आगे ही उसके नाम से डिनोट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, इस पर ट्रस्ट किया जाए। अब थर्स्टन के बाद आप स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इसका क्या है भाई? इनका पूरा नाम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है। ठीक है, देखो अभी द्विकारिक चीज़ें ढूंढ रहे थे, अब इन्होंने ट्राइचिक थ्योरी दी है इंटेलिजेंस। ट्राई यानी कि 3 तरह की बातें करेंगे कुछ चीज़ें। अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज द, इन्होंने कहा कि थर्स्टन ने कहा 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। पहली है कॉन्टेक्चुअल, इसमें क्या होता है इंटेलिजेंस। सेकंड इज क्रिएटिव, एक तो कॉन्टेक्चुअल होती है, एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एक एनालिटिकल। इसके नाम से पता है कॉन्टेक्चुअल वो रेफरेंस को समझने में, क्रिएटिव यानी कि क्रिएटिविटी यह होता है कि उस चीज़ में कुछ नई चीज़ का निर्माण कर सकता है। और एनालिटिकल आपको पता ही है, एनालिटिकल यानी कि हर चीज़ को विश्लेषण कर सकता है, ऐसी इंटेलिजेंस। अब देख लेते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस वो होती है जिसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रेफर टू एबिलिटी टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट सिचुएशनल डिमांड। देखो जो कॉन्टेक्ट किसके कंटेक्ट में बात की जाए, किसके कंटेक्स्ट में बात की जाए, तो कंटेक्स्ट मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति इन्वायरमेंट और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो समझ लीजिए उसके साथ उनके पास कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस ही है। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग, इसमें नॉलेज का प्रयोग करता है, सूचनाओं का प्रयोग करता है, वर्ल्ड्स और रियल वर्ल्ड में जो भी उसने चीज़ें पाई हो उसमें सक्सेस अडेप्टिंग करके सक्सेस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मॉडिफाइड योर इन्वायरमेंट को मॉडिफाइड कर पाते हैं, फुलफिल योर नीड और अपने नीड को पूरा कर देते हैं। पीपल हु आर आई ऑफ द इंटेलिजेंस। और ये ज़्यादातर होता है, हमको पता है कि हमने पशुओं से क्या प्राप्त करना है, वनों से क्या प्राप्त करना है, ये चीज़ हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएँ कि प्रकृति में कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है। ठीक, ये बुद्धि कौन सी बुद्धि होती है, ये कॉन्टेक्चुअल बुद्धि होती है। कॉन्टेक्स्ट तो समझ में। अब हम अगले जो बुद्धि एनालिटिकल बुद्धि, जिसके नाम से पता है एनालिटिकल करना किसी चीज़ को। एनालिटिकल क्या होता है, इंटेलिजेंसी एनालिटिकल बुद्धि वो होती है, इसमें क्या चीज़ है एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट अप्रेंस द सिचुएशन। कंपोनेंटल इंटेलिजेंस इज जो नॉन एनालिटिकल, यानी कि हम आज किसी चीज़ को पूरा सार निकाल से जोड़ गुणा भाग करके हम समझ जाए कि इस चीज़ का अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, इसका परिणाम ये निकलेगा। साइंस जैसे मेजरमेंट चीज़ों को मापने तोल कर हम इस चीज़ों को बुद्धि का प्रयोग करके हम अगर बुद्धि ऐसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है। इसमें हम क्वांटेंट IQ चीज़ का भी प्रयोग करते हैं, इसी के अंदर क्वांटेंट चीज़ें शुरू होती है। ठीक है, बुद्धि की बात बताई दी थी, ये तीनों बुद्धि की बात हो गई थी। अब हम अगला जो हमारे अंदर जो अभी चीज़, अब हाँ जिससे सवाल आते हैं गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर 1933 में बुद्धि के पारंपरिक एक विचार का खंडन करते हैं, यानी कि कोई बुद्धि की चीज़ उसका किस चीज़ का खंडन करते हैं, जिसमें बुद्धि को तार्किक विवाद की क्षमता के रूप में देखा गया जाता है। यानी कि पहले कहते हैं कि इन्होंने उस चीज़ का खंडन किया कि बुद्धि को केवल लॉजिक को की क्षमता के द्वारा के रूप में देखना का उन्होंने खंडन। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुकार्य। अब देखो किसी ने द्विपक्षीय दोनों हाथों से जाल कौन बूंद रहा था, दोनों हाथों से स्पीयरमैन यानी कि स्पाइडरमैन। अब तीन चीज़ों वाली चीज़ किसने ट्रस्ट किया जा सके, जिसने खुल के अच्छे से बताया थर्स्टन। ठीक है। और अभी बहुत चीज़ें आ गए। गार्डनर
अब इसको कैसे याद करो, बहुकार की मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी, मल्टी फैक्टर थ्योरी सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर को आप कैसे याद करोगे। तो गार्डनर होते हैं, हम उसको कह रहे हो हमारे गार्डनर मतलब हमारे गार्जियन, गार्डनर यानी हमारे गार्जियन, गार्जियन होते हैं वो सभी चीज़ों को, बहुकारक बहुत सी चीज़ों को, हमारे कारक कोई भी कारक हो, हर चीज़ कारक में हमारा साथ देते हैं, ठीक है, बहुलता में हमारा साथ देते हैं आप, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, गार्डनर यानी गार्ड, गार्ड आ गया तो गार्ड को बहुत सारी जिम्मेदारी देते हैं, बहुत से कारक होते हैं जिसको गार्ड को धमका देते हैं, बहुत लोग आते हैं और गार्ड को धमका देते हैं, आप अंदर क्यों नहीं जाने, ये आपने सेफ्टी में चूक कैसी हुई, ऐसे याद कर लो कि सेफ्टी में चूक क्या हुई, हर कोई बहु कारणों से किसको धमका रहे थे, गार्ड को धमकाए, तो इसको गार्डनर को याद कर दो, बहुकार के सिद्धांत गार्डनर। अभी आपको बच्चे जैसी चीज़ लग रही होगी जब परीक्षा देते हैं, जब ये चीज़ें न्यूमेरिक्स जब वो याद आती तो पता चलता है, वरना गार्डनर और स्टर्नबर्ग और बेनेस सब एक चीज़ें साथ दिखाई देंगी, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिक्स से याद कर लीजिए, जिसमें कई तरह की बुद्धि एक साथ कार्य करती हैं। इनके अनुसार बुद्धि, इन्होंने खंडन क्यों किया है बहुकार के सिद्धांत, उन्होंने कहा कि एक कारक से मत चलो, लॉजिक से चल के मत चलो, ठीक है। द्विकारक भी चीज़ नहीं, बहुत से कारक हैं जिसमें बुद्धि शामिल होती है। किसी को अगर परीक्षा में अच्छे अंक आ रहे हैं, अगर वो अच्छा याद कर लेता है, किसी चीज़ को रट लेता है, क्रॉमिंग कर लेता है, तो क्या आप उसको होशियार कहोगे, नहीं नहीं, बहुत सी चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें कह रहे हैं, उनको कहना है समस्या या विशेष उत्पाद जो कि किसी विशेष संस्कृति या समुदाय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है कि हल निकालने की क्षमता, यानी कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके सामने एक समस्या आई, उसको पता चला कि इसमें अभी बाढ़ आ रही है, या उसको पता चला कि अब बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ से कैसे बचा सकता है, उसको पता चला कि सामने शेर आया है, तो उसमें उसका अंक गणित काम नहीं करेगा, वो सोचेगा कि शेर के बारे में मैंने क्या जानकारी ली थी और उससे शेर के बारे में मैंने आज तक क्या जाना है, तो उस जो भी शेर से बचने के लिए जो उपाय का उसी समय सोचेगा, वो भी इंटेलिजेंसी की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उन्होंने 1933 में इन्होंने 7 तरह के अलग अलग बुद्धि प्रकार के बताए कि सब में अलग अलग तरह की बुद्धि है, कोई किसी म्यूजिक में होशियार है, कोई क्रिकेट खेलने में है, और कोई किसी को न्यूमेरिक चीज़ें याद करने में है। तो इन्होंने 7 भागों में, गार्डनर साहब ने कहा और बहुत हो गया भाई, अब मैं आप गार्डनर साहब ने कहा, यानी कि गार्ड ने कहा बहुत हो गया, तुमने कारक गिनाए हैं, अब 7 कारक मैं गिनाता हूँ, किस कारण चूक हुई है, 7 कारक सुनो, आप मेरे साथ हो ना, तो आप 7, अगर मेरे साथ आपने ऐसा किया है तो आप 7 कारक सुनो। 7 तरह की बुद्धियाँ होती हैं, तो बताइए भाई। एक होती है भाषाई बुद्धि, ठीक है भाई, जिसमें भाषाई बुद्धि होती है उसमें क्या खासियत है, अगर जिसमें भाषाई बुद्धि होती है उसमें क्या खासियत है, जो लोग इस तरह की बुद्धि पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं भाषाई क्षमताओं में होते हैं, यानी कि भाषा सीखने में, उच्चारण करने में, ये साफ बोलने में ये माहिर हासिल होते हैं, जिनके पास भाषाई इंटेलिजेंस होती है, ठीक है भाई। संगीत बुद्धि, जिनको संगीत के गायन में रुचि होती है और उनको सुर ताल सबका पता होता है, उनके अंदर संगीतीय बुद्धि होती है, ठीक है भाई। तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनके अंदर बुद्धि चिंतन करने की, लॉजिक लाने की, तार्किक अमूर्त समस्या को हल करने की, और वैज्ञानिक, ये ज़्यादातर वैज्ञानिकों में पाई जाती है, ठीक है भाई। स्थानिक बुद्धि, ये बुद्धि दृश्य बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि वह बुद्धि जो व्यक्ति की दृश्य संबंधी कल्पना या मानसिक कल्पनाओं को प्रयोग करने या जोड़ तोड़ करने की क्षमता में संचालक, जैसे स्थानिक बुद्धि आपको पता ही है कि आपको स्थान यानी कि कोई संचालक होता है, विमान चलाता है, या चालक, शिल्पकार, चित्रकार, ठीक है, कितनी जगह में क्या बनाना है, जैसे कोई मिस्त्री है, कोई ड्राइवर, उनको पता है इतनी जगह में ये गाड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है, चल जाएगी, तो ये सब चीज़ें चित्रकार को पता होता है, इतनी चीज़ें लेंगे तो इतनी गहराई में लेंगे तो इस तस्वीर ऐसी लगेगी, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि आपको पता है, जो शरीर से, जो जिनके लिए फौज जाते हैं, गुप्तचर समाचार, खिलाड़ी हुआ, अभिनेता, नाचने वाले, डांस करने वाले, जिसको काम करने में शरीर की आवश्यकता पड़े, वो चीज़ें इनके अंदर होती है। अंतरा व्यक्ति के वो होते हैं जो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जो खुद के भाव, ये संवेग यानी इमोशन, ज़रूरतों और अभिप्रेरणों के प्रति सजग होते हैं, इसमें अंतराव्यक्तिक बुद्धि होते हैं, यानी कि अपने अंदर ही अपने इमोशन, इंटेलिजेंसी और अपनी अभिप्रेरित चीज़ों को सोचते रहते हैं। ये कौन होते हैं, दार्शनिक यानी फिलोसफरों के पास ये बुद्धि होती है, आध्यात्मिक जो गुरु ज्ञान देते हैं उनके पास ये चीज़ें होती हैं। ये तो अंतराव्यक्तिक यानी अंतरा यानी अंदर की तरफ, और अंतःव्यक्तिक यानी कि बाहर की तरफ, ये दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, प्रेरक और भाव को समझने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तो दार्शनिक अपने बारे में सोचता था, लेकिन जो अंतर्व्यक्तिक होते हैं
वो दूसरों के भावों को जल्दी समझ लेते हैं। इसमें व्यक्ति में बुद्धि उच्च मात्रा में पाई जाती है। वे दूसरों के प्रति अपनी समझ का प्रयोग उनके साथ सुखदायी संबंध विकसित करने करते हैं। इसमें क्या होता है, परामर्शदाता, किसी को कोई सजेशन देने वाले होते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर भी उसमें हो सकते हैं। राजनेता भी दूसरों को बेवकूफ़ बना देते हैं। अध्यापक है, अध्यापक भी देखो दूसरे को समझ जाता है बच्चे में क्या कमी है, तो अध्यापक खुद नहीं सोचता, बच्चों को बारे में सोचता है कि इसको किस प्रकार ज्ञान दिया जाए। तो आप इससे पूछा जा सकता है इंट्रा या इंटर, तो हमारे अंडर इंट्रापर्सनल जो हम हैं, तो उसमें हमारे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अंतः व्यक्तिक बुद्धि सिद्धांत किसके अंदर पाया जाता है, तो अध्यापक के अंदर, सोशल वर्कर के अंदर, ठीक है, राजनेता के अंदर, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये 7 बहुकार्य के सिद्धांत किसका है, गार्डनर साहब का। मैंने कैसे याद किया, गार्ड आए और बहुत से कारक गिनवाने लगे, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, तो उसने कहा आप मेरे लोग 7 हो, तो 7 हो तो मैं बताता हूँ, तो 7 चीज़ें बताई, 7 तरह की बुद्धि बताई, ठीक है। अब और हमारे गार्डनर के बाद अगले जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं कैटल का बुद्धि सिद्धांत। अब कैटल साहब से भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। इनका पूरा नाम रेमंड कैटल है। इन्होंने क्या है कि बुद्धि के तरल तत्वों एवं ठोस तत्वों के विचार को प्रस्तुत किया। बुद्धि से तात्पर्य तर्क करने व नई समस्या का हल निकालने की क्षमता से है, जिसमें बातें समय के अनुभव से मिले या ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए नए तार्किक तरीकों का अनुसरण करता है। ठोस बुद्धि के तात्पर्य कौशल, ज्ञान व बीते अनुभव का प्रयोग करके क्षमता। इन्हें कहा एक तरल बुद्धि होती है, एक ठोस बुद्धि होती है। ठोस बुद्धि में क्या होता है, ठोस बुद्धि में हमारे पास अगर स्किल्स है, कुछ नॉलेज है, कुछ पुराने एक्सपीरियंस है, उनका प्रयोग करके, क्षमता का प्रयोग करके जिस प्रकार हम जिस समस्या का हल करते हैं, उसमें एक ठोस बुद्धि नाम की चीज़ याद करती है, ठीक है। इसके अंतर्गत बौद्धिक रूप से सीखना आता है, जो कि एक व्यक्ति अपने जीवन अवधि के दौरान सीखता है। यह बुद्धि व्यक्ति के ज्ञान, भाषा ज्ञान और सामान्य ज्ञान के रूप में, यानी कि ठोस बुद्धि के अंदर कौशल के साथ, बीते अनुभव के साथ हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर ठोस बुद्धि प्रयोग काम करती है, ठीक है। तो ऐसी बातें कहने वाले कौन है, कैटल साहब। अब इसको कैसे याद करो, ठोस और तरल। देखिए कैटल यानी कि कैटली, चाय की कैटली होती है, तो चाय तो इसको कैसे याद करोगे, कैटली होती है चाय की, कैटली मतलब ठोस होती है और चाय उसके अंदर तरल होती है। तो कैटली यानी कि उसके, कैटली तो ठोस होती है, लेकिन जो चाय उसके अंदर होती है वो तरल या लिक्विड फॉर्म में होती है। तो कैटल को ऐसे याद कर लीजिए। अब एक IQ तो आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस क्वांटेंट जो होता है IQ, और लेकिन एक होता है EI जो इमोशनल इंटेलिजेंसी जो होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी। AI तो आपने सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन एक EI का भी कहते हैं। अगर जिस दिन EI हो जाए यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसकी जो ये किसने दिया था, ये टर्मिनोलॉजी अलग आई है। संवेदनात्मक बुद्धि क्या है, EI क्या है। 1990 की शुरुआत में जॉन मायर और पीटर सॉल्वी, 1990 की शुरुआत में जॉन मायर और पीटर सोलोवी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक बुद्धि में से एक संवेदनात्मक बुद्धि को प्रस्तुत व परिभाषित किया। तो आप पूछ लिया जाएगा कि भाई EI किसने दिया है, तो जॉन मेयर और पीटर सोल्वी, ये 2 लोगों ने मिलकर इसको दिया है, जॉन मेयर और पीटर सोल्वी। तो अब इसको कैसे याद करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जॉन मेयर और पीटर सोल्वी ऐसे बड़े इमोशनल है, दोनों मिलकर इमोशनल है, दोनों ही, जॉन मेयर और पीटर सोल्वी। और जॉन मेयर और पीटर सोल्वी, देखो जॉन मेयर और पीटर सोल्वी कैसे याद करोगे, जॉन मेयर पीटर सोल्वी, जॉन मेयर साहब, पीटर सोल्वी। देखो जॉन मेयर, आप इसको सोल्व कर दिए वरना पिटने वाले हो। जॉन मेयर साहब आप इस समस्या को सोल्व कीजिए वरना आप पिटने वाले हो, सोल्व कर दीजिए, सोल्व को सोल्वी। जॉन मेयर याद ही हो गया। और मुझे इमोशनल मत करिए, मैं इमोशनल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, फिर भी आपको पीटा जा सकता है। तो जॉन मेयर, पीटर सोल्वी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लिए, इमोशनल यानी कि संवेदनात्मक। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने दिया, बुद्धि की उनकी किताब है। उन्होंने कहा कि बुद्धि की परिभाषा, संवेदनात्मक बुद्धि की परिभाषा है EI की परिभाषा दी इन्होंने, संवेग को देखने और प्रकट करने की क्षमता, यानी इमोशन को देखो और उसको प्रकट करो, और संवेगों को विचारों में सम्मिलित करना, संवेगों को समझना, एक दूसरे के जीवन में संवेगों को निश्चित करना, यानी कि दूसरे के इमोशन को समझना और अपने इमोशन उसके अनुसार ढाल देना भी
ई आई है। यानी कि अगर कोई आपके सामने रो रहा है और आप अगर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हैं और अपनापन का अनुभव नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आप कितने भी होशियार हो लेकिन आपके अंदर एक बुद्धि नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। यद्यपि मायर और सावले द्वारा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में शब्द को प्रस्तुत किया गया, परंतु यह गोलमैन की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक संवेदक। देखो, प्रयोग तो मायर और सावले द्वारा किया गया, जॉन मायर, लेकिन एक संवेदात्मक बुद्धि नाम से किताब लिखने वाले कौन थे? वो थे गोलमैन। कब लिखी थी? 1995। अब देखो, ऑप्शन में गोलमैन भी आएगा, जॉन मायर भी आएगा और साल्वे साहब भी आएंगे। तो देखो, जब टर्मिनोलॉजी की बात आए कि शब्द किसने दिया, तो जॉन मायर ने और साल्वे साहब ने। और इंटेलिजेंसी इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की बुक किसने लिखी? तो वो गोलमैन ने लिखी। ठीक है। अब इसको गोलमैन को कैसे याद? देखो, संवेदनात्मक बुद्धि, गोलमैन को ऐसे करोगे, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, इमोशनल होना सब गोलमोल कर देती है। किसी को इमोशनल करके किसी को भी लूटा जा सकता है, सब गोलमोल कर देती है। अब कितनी भी किताब पढ़ लो, यानी किताब लिखी है किसी ने, सब गोलमाल कर देती है। कौन सी? इमोशनल इंटेलिजेंसी। अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी के पास नहीं है तो गोलमाल कर देती है। ठीक है। एक आती है सामाजिक बुद्धि, एक सोशल इंटेलिजेंसी भी होती है। ये किसने दिए हैं? ये देने वाले कौन हैं? थॉर्नडाइक ने ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस पद का प्रयोग किया। ये सामाजिकता से जुड़े ज़्यादा बातें थॉर्नडाइक ही करता है, तो इन्होंने सामाजिक बुद्धि भी दे डाली। मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस पद का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को समझने और उन्हें समझदारी से संचालित करने के रूप में किया। यानी कि यहाँ ऊपर इमोशनल समझने की बात आ रही थी, यहाँ दूसरे व्यक्ति को समझने और उसे समझदारी से संचालित करने के रूप में है। गोलमैन ने सामाजिक बुद्धि की महत्ता को अंतर्व्यक्तिक संबंधों के लिए बताया। मायर और साल्वी के अनुसार संवेदनात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही भाग है। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुद्धि के अंदर ही संवेदनात्मक बुद्धि आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक बुद्धि का दायरा ज़्यादा है। तो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। तो इसको ये छोड़ दीजिए। एक पास नाम के व्यक्ति हैं, उनका भी एक सिद्धांत है। पास नाम के व्यक्ति हैं, उनका भी एक सिद्धांत है, जिसमें दास, नागलेरी और कर्बी द्वारा योजना, ध्यान, समकालीन कर्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे 5 सिद्धांत का, यानी कि 3 लोग मिले। दास, इंग्लिश में भी दास लिखाएगा, नागलेरी और कर्बी, यानी 3 लोग हैं। इन्होंने एक योजना पढ़ाया, अटेंशन पर समकालीन कर्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे 5 सिद्धांत का। ये सिद्धांत मुख्य रूप से 4 तरह की क्षमताओं की बात करता है। ये तीनों मिलकर एक सिद्धांत देते हैं और ये 4 तरह की कैपेसिटी की बात करता है। पहली कैपेसिटी क्या होती है? योजना प्रक्रिया तब महत्वपूर्ण होता है जब व्यक्ति ये निर्णय लेता है। कोई भी प्लान की प्रोसेस तब इम्पोर्टेंस होती है जब व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि किसी समस्या का समाधान कैसे करे या किसी कार्य को कैसे करे। यानी कि उनका कहना है कि वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है जब व्यक्ति ये निर्णय ले, डिसीजन ले कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे करे और किस कार्य को करे और कैसे करे। इसके अंतर्गत उद्देश्य को तय करना और प्रतिपुष्टि की जांच करना और उसका जो फीडबैक आता है उसकी जांच करना। पहली चीज़ तो ये है सिद्धांत में क्षमता ये होनी चाहिए। दूसरी क्षमता क्या है कि ध्यान व्यक्ति को चयनात्मक उद्दीपन को साथ लेने व अन्य को अनदेखा करने की प्रेरित करना। यानी कि जो अटेंशन है वो व्यक्ति को क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, क्या स्टूमलेस उद्दीपन को किस फीलिंग के साथ वो चीज़ें करनी है, किस चीज़ को हमने छोड़ना है, किसको अपनाना है, ये चीज़ें अगर प्रेरित करे, एक ये क्षमता होती है। ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं? 5 सिद्धांत पढ़ रहे हैं, 3 लोगों के द्वारा दिया। फिर तीसरी चीज़ क्या है? एक क्षमता ये होती है, किसी के अंदर एक ऐसी क्षमता है, समकालीन प्रक्रिया, जो अभी कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें चल रही है उद्दीपन को पूर्ण रूप से देखने में मदद करता है, तो उद्दीपन को समूह के रूप में जोड़ता है। यानी कि जो स्टिमुलस आते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं? किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए सांप है आपके सामने, अचानक सांप आ जाए और आपके अंदर उसको देख के एकदम झटका लगे और कोई भय पैदा हो, तो ये उद्दीपन है। एक आप भूखे हैं, आपके सामने खाना रख दिया जाए तो आपके सामने उद्दीपन क्या आएगा? या तो आपके मुँह से लाल टपकेगी या खाने के लिए लालच तो होंगे, तो ये उद्दीपन आएगा। इनका एक ग्रुप बन जाए और ग्रुप एक चीज़ को पूर्ण रूप से जुड़ता जाए, ये चीज़ें आएंगी। एक कर्मिक प्रक्रिया उद्दीपन को विशिष्ट कर्मानुसार व्यवस्थित करना। ठीक है। पास का जो मॉडल है यानी कि प्रतिमान हमें कई संज्ञानात्मक प्रक्रिया करवाता है, जैसे कि तर्क वितर्क करना सिखाता है, इमेजिनेशन करना, लैंग्वेज और
इमेजिनरी जो चीज़ें हैं समझने में मदद करता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पास का मॉडल, आप उसको पीछे ही भूल भी जाए लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि पास का जो मॉडल है वो किस चीज़ों के लिए समझने, तर्क वितर्क को समझने के लिए, कल्पना के लिए, लैंग्वेज के लिए और मेमोरी को समझने में मदद करता है। ठीक है, अब बुद्धि की माप के लिए लोगों ने क्या है कि बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है, बुद्धि को कैसे मापा जाता है, इन चीज़ों को हम समझ लेंगे। तो अल्फ्रेड बीने और थियोडोर सिमोन, अल्फ्रेड बीने, आपको पता है ना कि बुद्धि में जो भी काम करता है तो बीने करता है, तो वो चीज़ें, ये सवाल यहाँ से आपके शुरू होते हैं कि अल्फ्रेड बीने और थियोडोर सिमोन ने सबसे पहले बुद्धि को वैज्ञानिक तरीके से मापने का प्रयास किया। ठीक है भाई, अल्फ्रेड बीने का नाम तो सुना था लेकिन एक थियोडोर सिमोन भी थे, ये तो आज पता। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। 1905 में इन्होंने बीने साइमन बुद्धि मापने नामक 1905 में बीने ने एक मापने के, मेजरमेंट करने के लिए, इंटेलिजेंसी को मापने के लिए कि बुद्धि को कैसे मापे कि बुद्धि जे भाई कोई बच्चा है वो कितना होशियार है, कम होशियार है, या मंद बुद्धि है, या मूर्ख है, या इडियट है, ये जो चीज़ें है कैसे मापें। तो उन्होंने एक चीज़ बनाई, एक मापने के लिए एक पैटर्न तैयार किया, उस पैटर्न का नाम रखा, उस मेजरमेंट को नाम लिखा बीने साइमन बुद्धि मापनी। ठीक है, 1905 में। बाद में 1908 में उन्होंने मानसिक आयु पद का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ तो फिर उन्होंने मानसिक आयु यानी मेंटल एज टर्म जोड़ दी, और व्यक्ति के अपने ही समान आयु के समूह एवं कालानुक्रम आयु जो को व्यक्ति के शारीरिक रूप से संबंध रखते हैं में तुलना करने के लिए बीने के अनुसार यदि किसी बच्चे का MA यानी मेंटल एज उसके CA यानी कि करंट एज से अधिक है तो ऐसा बच्चा प्रतिभा से, ये सबको ही पता है। अगर मान लीजिए, उदाहरण मैं देता हूँ आपको, अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा कितने, पहली या दूसरी में होना चाहिए। अगर उसको वो मान लीजिए कोई बच्चा 5 साल का है, उसके सामने हम ऐसी मैथ की सवाल पूछ लें जो 10 साल का बच्चा भी सोल्व ना कर पाए, अगर वो उसको कर देता है तो इसका मतलब वह अपनी एज से 5 साल बड़ा है, यानी कि उसकी आयु कम है लेकिन उसकी मानसिक आयु 5 साल अपनी आयु से बड़ा है। ठीक है, तो इनका कहना है अगर एज कम है लेकिन मानसिक आयु बड़ी है तो वो प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, गिफ्ट। ठीक है, यदि बच्चे का MA प्राथमिक से कम है तो उसका उल्टा हो जाएगा। 1912 में विलियम स्टर्नर ने बुद्धि लब्धि, देखो बीने ने तो परीक्षण मापने के लिए मेजरमेंट लिए चीज़ें बनाई, लेकिन IQ शब्द किसने दिया, स्टर्न ने। देखो ये सवाल बनता है अलग अलग, देखो बुद्धि की माप के लिए, मेजरमेंट के लिए चीज़ जो बनाई, माप नहीं बनाई वो तो अल्फ्रेड बीने ने, लेकिन IQ स्टर्न। अब इसको कैसे याद करोगे, जैसे बीने ने बनाई मापनी, सभी लिया टर्न, किसने, विलियम ने लिया स्टर्न, तो विलियम स्टर्न तो उसने बना दिया IQ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो स्टर्न ने लिया टर्न किस बात पे, IQ को बनाने के लिए। इन्होंने कहा कि MA को CA से भाग करने के, यानी कि मेंटल एज को ऊपर लिख देंगे। मेंटल एज यानी कि मैंने बताया था कि 5 साल का बच्चा है वो 10 साल का सवाल सोल्व कर लेता है, तो ऊपर लिखेंगे 10 वर्ष, यानी मेंटल एज उसकी 10 साल हो गई। नीचे लिखेंगे 5 साल उसकी CA यानी कि करंट एज, और उसको गुणा में 100 से गुणा कर देंगे। उसके काटने के बाद जो आएगा वो उसका IQ होगा। ठीक है, और उसी IQ से पता चलेगा। अगर उसको काटने के बाद उसका IQ 130 आ रहा है, अगर उसका IQ 130 आ गया तो वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस है, वो गिफ्टेड बच्चा, बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस है। अगर उसका ये सब चीज़ करने के बाद अगर 120 और 129 के बीच में आ रहा है तो वो थोड़ा सा सुपीरियर है, वेरी हट जाएगा, खाली सुपीरियर इंटेलिजेंस रह जाएगा, वेरी हट जाएगा। ठीक है, और अगर 120 से भी नीचे चला गया, 120 से नीचे चला गया यानी कि 119 और 110 तक रह गया, 110 से 119 तक रह गया, तो सुपर हट के फिर उनको हाई जुड़ जाएगा, हाई एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो 110 से भी नीचे चला गया, 110 से भी नीचे चले गए तो यानी कि 109 से 90 तक चला गया तो वहाँ फिर हाई हट जाएगा, तो एवरेज इंटेलिजेंस रह जाएगा। अच्छा भाई, फिर एवरेज इंटेलिजेंस अगर मान लीजिए 90 से भी नीचे चला गया तो फिर एवरेज तो रहेगा लेकिन वो और भी लो एवरेज आएगा, तो 80 से 89 तक लो एवरेज। अच्छा भाई, अगर 80 से भी नीचे चला गया, यानी 79 और 71 तक के बीच में रह गया तो वो बॉर्डर लाइन और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बॉर्डर लाइन पे है।
और अगर 55 और 70 के बीच में है तो मिल्ड मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और 40 और 54 के बीच में है तो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और 25 और 39 के बीच में सर्व इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और बिलो 25 से प्रोविडेंट बनी लें। आप इसको हिंदी में भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में याद करना ही सही रहेगा, ठीक है। बस ऐसे याद कर लेना कि 130 वाले वेरी सुपीरियर होते हैं और 120 से 129 वाले सुपीरियर होते हैं, और सबसे ज़्यादा याद करना है कि 90 और 120 में एवरेज इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा इसमें ही हम सब लोग ज़्यादा इसमें ही हैं, 90 और 109 के बीच में, ठीक है, ठीक है। 90 और 109 के बीच में हम ज़्यादातर हैं, और जो बहुत कम लोग होते हैं जो 130 तक पहुंच पाते हैं, या 120 से 129 तक सुपीरियर इंटेलिजेंस ही बने पाते हैं, ठीक है। इडियट किस में पूछा जाएगा? इडियट वो हो जाता है जिसके 25 से नीचे हो जाएगा, ठीक है। मंदबुद्धि। टाइप ऑफ इंटेलेक्ट टेस्ट। अब टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होंगे, इंटेलिजेंस को मापने के बहुत से मापन होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट हैव बीन क्लासिफाइड और नंबर ऑफ क्राइटेरिया सच ए टेस्ट बेस्ड, ठीक है भाई। क्या क्राइटेरिया है भाई, उसके ऊपर टेस्ट मापेंगे। वन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु कैन अटेम्प्ट टू टेस्ट बेस्ड इन आइटम्स, कि कितने पार्टिसिपेंट हैं उस बेस पे भी टेस्ट होता है। इन टेस्ट वेदर टेस्ट कैन बी यूज अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। अगर देखो एक पर तो टेस्ट पार्टिसिपेंट के आधार पर टेस्ट बन सकता है, अलग अलग कल्चर है उसके आधार पर टेस्ट बन सकता है। इलुट्रेट क्लासिफिकेशन इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। अब इंडिविजुअल एंड ग्रुप देखो, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल क्या होगा, व्यक्तिगत और समूह में टेस्ट, ठीक है। व्यक्तिगत टेस्ट या ग्रुप में टेस्ट, तो ग्रुप में और व्यक्तिगत टेस्ट और सामूहिक टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, तो पहले जान लेते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि व्यक्तिगत टेस्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल टेस्ट में वन ऑफ द डेट एडमिनिस्ट्रेट वन इंडिविजुअल टाइम, एक आदमी का एक ही समय को एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। देयर आर मैनी स्टैंडर्ड इन्वॉल्व टेस्ट ऑफ द, तो ये जो उसके नाम है क्यूफमैन स्केल्स, ठीक है। क्यूफमैन स्केल्स ये इंडिविजुअल टेस्ट के लिए मापा जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में यही से सवाल आएंगे कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ये कैसा टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, कैसा है, इंडिविजुअल टेस्ट है। स्टैंडर्ड बिनेट स्केल और क्यूफेन स्केल्स ये दोनों इंडिविजुअल के लिए हैं। और इसके साथ है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल्स विल बी लिमिट ओवर ऑफ डिस्कशन टू मोस्ट फेमस, ठीक है। ये पहले दो फेमस है, यही इसके लिए। इसको छोड़ दीजिए। अब देखो, पॉपुलेशन ही रीनेम्ड ओरिजिनल स्केल्स, इसका पॉपुलेशन ने स्टैंडर्ड बिनेट स्केल नाम रखा गया। 15 एडिशन जो आया उसमें 10 घटक बताए, मेजरमेंट के फैक्टर बताए। इन्होंने बताया एक तो फ्लूइड रीजनिंग, इसने बताया कि इंडिविजुअल में अगर एक फ्लूइड रीजनिंग नॉलेज यानी कि ज्ञान, क्वांटिटिव रीजनिंग तर्क होता है, विजुअल स्पिरिचुअल प्रोसेस मापेंगे, उसकी वर्किंग करने की मेमोरी क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड रीजनिंग, उसकी फ्लूइड की स्पीड क्या है, रीजनिंग की तर्क शक्ति को इसको जानेंगे, इंडिविजुअल चीज़ों को है, उसका नॉलेज को जानेंगे, उसका अंक तर्क शक्ति कितनी है, विजुअलाइजेशन से और स्थानिक प्रोसेस कैसे कर सकता है, वर्किंग मेमोरी क्या है, ये चीज़ उसके द्वारा कर लेंगे, ठीक है। इसको छोड़िए, ये वही चीज़ें हैं। व्यक्ति परीक्षण अभी बात हमने बही थी। स्टैनफोर्ड मापनी अभी वही बात है। तरल एकात्मक ये सब वही चीज़ें। अब स्टैनफोर्ड बिनेट प्रशिक्षण जो का इतिहास है उसका हिस्ट्री जान के, स्टैनफोर्ड बिनेट जो टेस्ट बढ़ाया है इंडिविजुअल टेस्ट, वो क्या है। उन्होंने कहा कि बिनेट परीक्षण का एक ऐसा मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है जो कि मनोवैज्ञानिकों के बीच में इसकी उपयोगिता की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हुआ। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा साइमन ने, जो कि इनके विद्यार्थी थे, देखो अल्फ्रेड बिनेट थे और उनके स्टूडेंट थे जिनका नाम था साइमन, की सहायता से बिनेट साइमन परीक्षण तैयार किया। बिनेट को फ्रेंच सरकार द्वारा एक ऐसे परीक्षण के निर्माण का भार सौंपा गया जो कि मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान से गए। ये टेस्ट इसलिए बनाया है कि जो मानसिक रूप से दुर्बल है, जिनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम है, उनको पहचाना जा सके।
और जिम्मेदारी के चलते 1905 में बिनेट ने साइमन मापने के लिए नाम से बुद्धि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान करने के लिए कौन सी मापनी तैयार की गई थी बिनेट साइमन और बिनेट के द्वारा। तो बिनेट साइमन मापनी, ठीक है। अब एक और आते हैं जिनके नाम से एक और मापनी बनती है, वेक्सलर बुद्धि मापनी। डॉक्टर डेविड वेस्लर डब्लू से इसका नाम शुरू होता है, डेविड वेस्लर का 8 मापनी का विनिर्माण किया गया, जिन्होंने 3 मापनी विकसित की। इनके द्वारा 8 प्रकार की विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसमें 3 मापनी विकसित की, एक वयस्कों के लिए 8 मापनी का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने 3 मापनी विकसित की। किन के लिए? एक तो वयस्कों के लिए, एक विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए, एक शिशु विद्यालय के, यानी कि एक तो एडोलेसेंस के लिए, एक जो स्कूल चाइल्डहुड के लिए, और एक शिशु बच्चों के लिए। इन तीनों मापनी में कई तरह के उप परीक्षण शामिल हैं, जो कि शाब्दिक यानी कि वर्बल, अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता को मापन इन्होंने अपना पहला परीक्षण वेक्सलर वेलमू बुद्धि मापनी 1939 में विकसित किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मानसिक आयु ऑब्लिक ये चीज़ें थी। वेक्सलर अनुसार ने आयु प्राप्तांक प्रत्याशित, यानी कि इन्होंने ये चीज़ क्या निकाला, जैसे हम आज भी निकालते हैं कितने 500 में से हमने 300 अंक प्राप्त किए तो ये 60% अंक आ गए, तो मध्यांक निकलेगा औसत। इस हिसाब से उसका आयु मापने के लिए इन्होंने ऐसी बात की। वेस्लर के बारे में, अब वेस्लर है, इनका जन्म 12 जनवरी 1896 को रोमानी में हुआ था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने पढ़ाई की एवं फौजियों की स्मृति अक्षय पर अपना अध्ययन किया, यानी कि जो फौजी हैं उनकी जो बुद्धि है उनका घट रही थी, सारे दिन वो काम करते थे, क्या कारण था? उनकी बुद्धि का अक्षय हो रहा था, उसकी मेमोरी पावर घट रही थी, इस पर उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। और उनके मरीजों की बुद्धि मापने के निर्माण की वजह से बनी। बाद में बच्चों की बुद्धि माप पर भी इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। इन्होंने पाया कि आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरणीय कारक की व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित किया। इन्होंने कहा कि हेरिडिटी, माता पिता के जो गुण पर विरासत में प्राप्त होते हैं, उसके साथ इन्वायरमेंट भी महत्व करता है बुद्धि को। ये बात कहने वाले वेस्लर साहब थे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ अभी बताया कि 8 तरह के सिद्धांत दिए थे और 3 टाइप बताया था कि इन्होंने एडोलेसेंस बच्चों के लिए भी बनाया है, चाइल्डहुड के लिए भी और शिशुओं के लिए भी, ठीक है। तो इन्होंने वेस्लर, इनके नाम से डब्लू से वेस्लर नाम से पढ़ा है इनका, तो WPPSI, देखिए वेस्लर इनकी ये स्पेलिंग है WECHSLER, ठीक है। तो वेस्लर साहब ने तो बताया है, तो वेस्लर डब्लू इनके नाम से ही, पी मतलब प्री, फिर पी आया है तो प्री स्कूल, तो प्री स्कूल, और फिर जो प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इनका फुल नाम ये है। दिस इज स्केल कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड चिल्ड्रन 2 साल से लेकर 6 मंथ, 2 साल 6 महीने तक और 7 साल 7 महीने तक, यानी कि 2 साल से लेकर 2 साल 6 महीने और 7 साल 7 महीने तक ये बच्चे को मापने के लिए प्री स्केल इंटेलिजेंस मापा जाएगा, ठीक है भाई। चार साल से लेकर 6.5 ईयर ओल्ड कंटेंस 14 सब टेस्ट मेजरिंग 3 डिकेट्स, ठीक है। इसमें उदाहरण के लिए वर्बल परफॉर्मेंस एंड फुल स्केल IQ करंटली इज 4, ठीक है। फिर दूसरा है WISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन टेस्ट कैन बी, ठीक है। वेस्लर इनका नाम से W से नाम पहला अक्षर, I से इंटेलिजेंस स्केल। ये क्या? चिल्ड्रन टेस्ट कैन बी किन के लिए प्रयोग होता है? एडमिनिस्ट्रेट टू 6 से 16 साल के बच्चों के लिए, 6 से 16 साल बच्चों के लिए WISC। और इसको कैसे याद करवा सकते हैं आपको? इसको WP से, P से प्राइमरी बच्चों के लिए। प्राइमरी बच्चे कहाँ तक होते हैं? 2 से 7 साल के बीच में प्राइमरी कहे जाएंगे। इसमें P आ गया तो P से प्राइमरी याद करो। इसमें सीधा क्या आ गया? I आया इंटेलिजेंस से, फिर S आ गया। S मतलब सीनियर होते हैं थोड़ा सा, तो सीनियर हो गए, तो सीनियर थोड़ा सा सीनियर कहाँ हो देते हैं? 6 से 16 साल की उम्र हो गए तो सीनियर हो गए, तो सीनियर के लिए हो गया। इसको 1949 में तैयार किया गया था। फिर WAIS
WAIS आ गया तो वैसे अडल्ट, ए से अडल्ट याद हो जाएगा, और अडल्ट को पता ही आपको अडल्ट की एज क्या होती है, ठीक है, 16 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा इतना नहीं है। तो वो तो ये इंडिविजुअल चीज़ें हो गई। अब है तो समूह परीक्षण, ग्रुप टेस्टिंग क्या होती है, ग्रुप टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें, ग्रुप टेस्टिंग में समूह परीक्षण में वैसे परीक्षण होते हैं जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों पर ही एक ही समय में कार्यान्वित किया जा सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षण के द्वारा कम से ज़्यादा लोगों को मापने के, कम समय में ज़्यादा लोगों को मापने के लिए अगर काम किया जाता है तो उसको हम ग्रुप परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ग्रुप परीक्षण इसमें कौन सा काम करता है, ग्रुप परीक्षण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसमें जैसे कि बहुआयामी योग्यता के लिए बैटरी, एक बैटरी मापन है जो जैक्सन साहब ने बनाया है। बैटरी अब पूछा जाएगा बैटरी एक इंडिविजुअल के लिए है या ग्रुप के लिए, तो आपको कहना है कि बैटरी जो मापनी है वो ग्रुप के लिए है। संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण है, वो भी ग्रुप के लिए है, जो लोहमैन और हेगन के द्वारा 2001 में लाया गया था। सांस्कृतिक निष्पक्ष बुद्धि प्रशिक्षण है, वो भी ग्रुप के लिए है। अब इसको सन याद मत कर लो कौन कब लेके आया था, बस इसको याद कर लो, बैटरी ग्रुप के लिए, ग्रुप की बुद्धि टेस्ट करने के लिए। संज्ञानात्मक क्षमता ये भी ग्रुप की बुद्धि टेस्ट करने के लिए। सांस्कृतिक निष्पक्ष यानी कि अनफेयर, फेयर कल्चर इंटेलिजेंस टेस्टिंग, ये भी। रोवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट यानी कि RPM, रोवन प्रोग्रेसिव टेस्ट, ये भी इसके लिए प्रयोग किया है ग्रुप के लिए। ठीक है, रोवन प्रोग्रेसिव टेस्ट द्वारा 1983 में जॉन सी रोवन, इन्हीं के नाम से पड़ा है रेवन, जॉन सी रेवन के द्वारा 1983 में RPM, ये RPM रोवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के द्वारा विवेचना तर्क का एक अशाब्दिक प्रशिक्षण, ये अभी हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, एक इंडिविजुअल और ग्रुप, ये सब है ना नॉन वर्बल के लिए। अब नॉन वर्बल भी आएंगे, ये नॉन वर्बल टेस्टिंग है जो कि सामान्य बुद्धि पर स्पीयरमैन जी के जी कारक यानी कि जी फैक्टर को मापने के लिए बनाया गया है। जी फैक्टर क्या है, जी मतलब याद करो जनरल फैक्टर, जो हमारी बुद्धि को बनाने में, कायम करने के लिए जो चीज़ें होते हैं, या तो परिवार से मिलती है या हमारी संस्कृति से, कल्चर से चीज़ आती है। कुछ चीज़ें जेनरिक हमारे अंदर ही होती है जिससे हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर अगर प्राप्त होती है तो वो सब चीज़ें जेनरिक आती है, और उसी चीज़ों को मापने के लिए वो जेनरिक चीज़ें किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, इसी के लिए एक टेस्ट बनाया गया था, जिसका टेस्ट अभी हमने आपके सामने नाम हमने लिया था। ठीक है, कि भाई ये चीज़ें किस चीज़ के अंदर होती है। तो आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि जी और एस फैक्टर क्या है। स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर, जी यानी कि जनरल। स्पेसिफिक फैक्टर कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई अगर स्किल्स करता है, कोई अपना ज्ञान कोई प्रैक्टिस करता है कौशल के द्वारा, तो स्पेसिफिक चीज़ों के द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एक इससे भी पूछा जाता है जी, जो RPM है, तो इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 60 मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जिसमें 5 साल से प्रौढ़ अवस्था के बच्चे तक क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी कि 60 प्रकार के विकल्प होते हैं। इसमें कौन कौन किस उम्र तक के बच्चों को ऊपर किया जा सकता है, ये जॉन री रोवन ये किस के ऊपर प्रयोग, किस उम्र तक के बच्चों को किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, आपको पता ही है अभी। ठीक है, RPM किसके प्रयोग, इसमें 5 से लेकर साल से बच्चे प्रौढ़ अवस्था के बच्चों पर क्रियान्वित किया जाता है। इस परीक्षण में दृश्य ज्यामिति की प्रारूप होता है, यानी कि इसमें चित्र होते हैं और गायब हिस्सों के साथ होते हैं। परीक्षण के भागीदार को 6 से 8 मौजूद विकल्पों से किसी, यानी कि एक चित्र बना हुआ दिखेगा, तो जैसे किसी हाथी या किसी जानवर का टीचर, उसमें से एक चीज़ हटा दी गई हो, तो उसको जोड़ने का। रेलवे ऑपरेशन 3 अलग हम पहले भी करते थे। देखो, जब हमारे अंदर को खिलौने आते थे, उसके अलग अलग तरह बिखरे होते, तो हम उसको जोड़ते थे, वही ऐसा इसमें चित्र आएंगे, उसको अलग अलग बिखरे होंगे, उसको जोड़ देगा। ठीक है, फिर SPM एक टेस्ट होगा, ये 6 से 80 साल तक के बच्चों के बीच में। तो CPM बड़े बच्चों के लिए है, वैसे खास समूचन का परीक्षण SPM से नहीं हो सकता उनके लिए, ये ठीक बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तो हमने पढ़ा नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक, अब पढ़ेंगे हम वर्बल टेस्ट।
वर्बल यानी कि शाब्दिक, इसमें इनमें कौन कौन से हैं। अब नॉन वर्बल में हमने देख लिया कौन कौन से हैं, इसको वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए। अब वर्बल टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी यूज सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि देखो वर्बल यानी कि बोलना, नॉन वर्बल यानी कि मौखिक, यानी बुद्धि, बुद्धि के अंदर की चीज़ है ना, अंदर की चीज़ को देखना है तो उसका हमको टेस्ट लेंगे ना। अंदर अगर मान ले मैं कहूँ तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, तो वो तो एक मैं सुन, तुम भगवान को मानते हो या भगवान कभी देखा है ये चीज़ आपके अंदर क्या छिपा है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें करवा के देख लूँगा तो आपके अंदर की जो भावनाएं निकल जाएंगी, तो वो तो नॉन वर्बल चीज़ होंगी। वर्बल, वर्बल यानी वो बोल ही देगा, तो बोल ही देगा तो वो चीज़ सामने दिखेंगी, तो वो बोलने के लिए किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी ना, तो वो होती है लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, बेस्ड रीजनिंग, वर्बल टेस्ट आर दोज विच रिक्वायर द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ सक्सेसफुली, यानी कि हम भाषा का प्रयोग बड़ी ही सफलतापूर्वक अगर कर ले जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए तो हम वर्बल टेस्ट का प्रयोग करें। परफॉर्मेंस इन वर्बल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू कंप्रहेंड इट ऑफ द सोल लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो हमारे सामने समस्या आई है उसको सोल्व करने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं उस बुद्धि को अगर माप रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें अप्रोक्सीमेटली और इंटेलिजेंस टेस्ट वर बी बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है, ओनली बट लेटर इट वाज रियलाइज दैट टेस्ट आर ऑफ नो यूज पीपल हु वर इलिटरेट, यानी कि अब देखो लैंग्वेज है तो वो शब्द कौन लिख पाएगा, कौन बोल पाएगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके पास वोकैबुलरी कम होगी तो उस पर टेस्ट नहीं हो पाएगा, ये इसका डीमेरिट है, यानी कि ये इसकी कमी है, ये इसकी वीकनेस है। उसको तो हम कर सकते थे, कोई चित्र दिखा के, चित्र तो अनपढ़ भी जोड़ सकता है, भाई ये हाथी की पूँछ है, ये हाथी का दांत है, तो ये चीज़ इसको लगाया जा सकता है, ये तो अनपढ़ भी कर सकता था। अब इसमें मुख्य कारण यही है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जिसको शब्द ज्ञान है, वर्ड थोड़ा बहुत पता है, अक्षर ज्ञान है, उसी के ऊपर ये प्रयोग किया जाता है। तो यही परीक्षा में पूछा जाएगा कि नॉन वर्बल टेस्ट है क्या वो अनपढ़ लोगों पे प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, वर्बल नहीं किया सकता। और अच्छा, वर्बल में ग्रुप कैसे थे, वर्बल में दो तरह के ग्रुप थे, इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, ये इलिटरेट लोगों पर नहीं किया जा सकता। विच स्पीच डिफिकल्ट टू ओवरकम टू लिमिटेशन इज वर्बल टेस्ट मैनी, साइकोलॉजिस्ट केम अप द नंबर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मोर एवर मैनी वर्बल स्टैंडर्डाइज वेचलर स्केल्स और क्यूफन स्केल्स नाउ, यानी कि वेचलर स्केल्स और क्यूफन स्केल्स इसमें शामिल है, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट में, इस नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस मेजर वन एबिलिटी एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट में जो क्या मापा जाता है, एनालिस करने की क्षमता, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को विजुअल करने की समस्या। इट सोल्व प्रॉब्लम विदाउट नेसेसरी यूजिंग वर्ड, नॉन वर्बल टेस्ट इसमें क्या जाता है, जो अननेसेसरी ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जो गैर ज़रूरी होते हैं, ऐसे गैर ज़रूरी शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जितनी ज़रूरत होती है समस्या के लिए उस समस्या को पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, तो उसमें उस चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है। इट परफॉर्मेंस टेस्ट आर दे जनरली, इसका ज़्यादातर प्रयोग रिक्वायर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स, सम ऑफ फेमस नॉन वर्बल टेस्ट इज कोहन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। आप पूछा जाएगा कि आप नॉन वर्बल में सबसे फेमस टेस्ट कौन था, ये सवाल भी आया था ना, कोहन ब्लॉक टेस्ट डिजाइन टेस्ट, ये आ चुका है सवाल, कोहन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शंस। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कोहन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, क्या पढ़े लिखे लोगों के लिए है, नहीं, ये हाँ, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, हाँ, कोहन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और क्यूब कंस्ट्रक्शन पढ़े लिखे लोगों के लिए है और नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट इज पास अलोंग टेस्ट, राउंड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, इसमें देखो राउंड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट भी इसके अंदर है, 5 भी इसमें आ जाता है, वो उसके द्वारा भी टेस्ट दिया गया है। अब देखो आपको नॉन वर्बल में ग्रुप और इंडिविजुअल याद किया, फिर उसमें बताया था ना, एक तो संख्या के बेस पे तो बन गया है वर्बल और नॉन वर्बल। अब कल्चर के बेस के ऊपर भी सवाल बनते हैं, कल्चर के ऊपर मेजरमेंट को या तो संख्या के आधार पर बनाया गया या संस्कृति के आधार पर बनाया गया। तो संस्कृति के आधार पर भी 2 टुकड़ों में बन सकता है, एक तो कल्चर फेयर टेस्ट, एक कल्चर बायस टेस्ट, एक तो संस्कृति समर्थक टेस्ट, एक संस्कृति से गैर संस्कृति। तो कल्चरल फेयर टेस्ट क्या होता है, इट एवरी कल्चर इज यूनिक इन टर्म्स देयर वैल्यूज लैंग्वेज एक्सपेक्टेशन डिमांड, यानी कि किसी संस्कृति की यूनिकनेस क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी डिमांड क्या है। अगर इन चीज़ों के बारे में
एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज रीड इन द US इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। मैनी रिस्पेक्ट्स विद ए चाइल्ड बीन ब्रॉट आउट इन द इंडिया सब अर्बन एंड। अब देखो कुछ चीज़ें देखो, USA के जो लोग हैं उनकी जो इंटेलिजेंस, उनकी वैल्यू अलग होंगी, कल्चर उनकी अलग होगी। ये इंडिया के गांव के लोग हैं, उसके बच्चे की सोचने की क्षमता, उसकी वैल्यू अलग होंगी। रीजन और एस्पिरेशन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर। देखो अलग अलग लोग के रीजन होते हैं। अगर हमारे यहाँ जैसे बीफ को खाना इंडिया में, कहीं इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया में बीफ है बहुत बेकार, गाय का मांस है, एक पाप है, लेकिन वही अमेरिका के लिए पाप नहीं है। तो अलग समय के लिए अलग अलग वैल्यू बदल जाइए, ठीक है। इसमें कौन कौन से टेस्ट हो गए, इसमें फेयर टेस्ट ऑफ द कल्चर, फेयर टेस्ट में राउंड प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट इसमें शामिल है, जो कैटल के द्वारा दिया गया था। लिटरल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक ड्रा ए मैन टेस्ट गोडनिफ के द्वारा भी एक टेस्ट दिया गया था, ड्रा ए मैन टेस्ट, ठीक है। ये भी उसी में था। ड्रा ए मैन टेस्ट क्या है, इस टेस्ट वाज द इनिशियल डेवलपमेंट गोडनिफ ने बहुत तात्कालिक ये बनाया था, ड्रा ए मैन टेस्ट। तो इसको कैसे याद करो, ड्रा ए मैन टेस्ट गुड इनफ। देखो गुड अच्छा है, इनफ करो, ड्रा ए मैन टेस्ट। देखो गुड इनफ अच्छा है, तुमने इसको, अब इसको इसे याद कैसे करवा रहा हूँ मैं, याद करवाने के लिए एक निमोनिक्स बना रहा हूँ आपके लिए, तुरंत सोच रहा हूँ। गुड इनफ, ठीक है, अब मुझे ड्रा करने दो मैन, अब इसका भी टेस्ट मैं भी ले लूँ, आप मुझे, ठीक है, गुड इनफ बस करो, ड्रा करने दो मैन, ड्रा ए मैन टेस्ट, ठीक है, ड्रा करने दो मैन, मैं भी तो टेस्ट ले लूँ, तो ड्रा ए मैन टेस्ट गुड इनफ टेस्ट, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इट दैम सेल्फ विदाउट गिविंग अंडर फॉर इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टली, ये चीज़ें स्किल्स के ऊपर फोकस करता है, और वो किस प्रकार सोचता है, ये सब इन चीज़ों पर फोकस करता है। तो ये अब हमारे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब की वर्ड है इंटेलिजेंस क्या होती है, इस चीज़ को देख लो। अभी जो हमने पूरा जो पढ़ा है उसमें इंटेलिजेंस के बारे में जाता है। इंटेलिजेंस क्या होते हैं, कीवर्ड जान लो, हमने जो पढ़ा है पूरा। इंटेलिजेंस यानी कि एग्रीड ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल एक्ट प्रॉपरली, ये कर लेते हैं। जी फैक्टर क्या होता है, जनरल फैक्टर, इट इज़ इनेटेड कोग्निटिव एक्टिविटी इन्फ्लुएंस ऑल अदर काइंड्स, जो अलग प्रकार की चीज़ों से हमें अलग बनाती हैं, वो जनरल फैक्टर्स ही होती हैं। एस फैक्टर इज स्पेसिफिक फैक्टर इज प्रेजेंट इन परफॉर्मेंस ऑन स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेंटल एक्टिविटी, जो मेंटल एक्टिविटी कुछ विशिष्ट प्रकार की एक्टिविटी हम करते हैं, लर्नड एंड कैन बी हैव मैनी फैक्टर्स, इसको एस फैक्टर्स बोलते हैं। मेंटल एज वो होती है जो पर्सन इंटेलेक्चुअल पर्सन एज होती है, डेवलप, ठीक है। अब देखो कुछ ये चीज़ें हम कर लिए हैं। अब इसमें अब देखो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए हम आपके लिए पूछें, विच ऑफ द फ्लोइंग ए पार्ट वेस्लर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। भाई तो वेस्लर साहब ने किस प्रकार की डेफिनेशन दी थी निम्न में से, या न्यूट्रलिस्टिक इंटेलिजेंस, आइकॉन मेमोरी एबिलिटी, आइडियल एफिलिटली इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल काइनेटिक एबिलिटीज, ये क्या दी थी वेस्लर साहब ने। तो ये आपका सवाल बनता है, आप बताइए। विच इज द फ्लोइंग इन द गार्डनर टाइप ऑफ। अब गार्डनर को मैंने बताया था, गार्ड ने कहा था कि 7 गार्ड को, अब इसको निमोनिक्स याद हो गया ना, गार्ड ने कहा कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, और उसने 7 प्रकार की बुद्धि दी। तो उसने बताया था विच इज़ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गार्डनर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एग्जीक्यूटिव स्किल्स बिल्कुल नहीं दी, म्यूजिक इंटेलिजेंस उन्होंने बताया था, एथिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं, क्रिएटिविटी बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये ऐसे ठीक हो गया ना, ऐसे याद हो जाएगा। इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल मैंने बताया था, ग्रुप के लिए इंडिविजुअल में बताइए, फ्राइड साहब की कोई बात आई थी, नहीं आई थी। टर्मन साहब की बात आई थी, नहीं आई थी। बिनेट की तो आई थी, तो बिनेट हो गया। वेस्लर की आपको पता है ग्रुप के में बात आई थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार है आपका। आई होप आपका आज की कक्षा महत्वपूर्ण लगी होगी, और आशा करता हूँ कि आगे इसी प्रकार आप हमारी कक्षा जुड़े। मेरा एक धैर्य रहता है जितनी जल्दी आपका सिलेबस कवर किया जाए। सारे दिन रिसर्च का कार्य करने के बाद मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है आप के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। जितना भी ज्ञान है, जितना भी मुझे है, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सरल शब्दों में समझाऊँ, और जो कठिनाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ने में उठाई थी वो आप लोगों को ना उठानी पड़े। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।